नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का। आपके साथ मैं हूं शीतल राजपूत। आज बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों की। पहली खबर गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुलाकात से जुड़ी हुई है। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। आखिर मांझी के मन में क्या है? दूसरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगेगी या नहीं, इस पर 20 अप्रैल को फैसला आएगा। इस पर भी पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी में 7 लोग सीएम बनने के लिए सूट सिलवा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने किन किन बीजेपी नेताओं का नाम लिया है, इस पर भी पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। चौथी खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने आज एक बैठक की। इसमें शरद पवार भी मौजूद रहे। क्या पवार बनेंगे महाराष्ट्र में पावर सेंटर, इस पर भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं निष्पक्ष न्यूज की। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश के तहत दिल्ली में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात कर नीतीश कुमार पटना लौट गए। तो अब शरद पवार ने भी राहुल गांधी से मुलाकात कर नीतीश कुमार की इस मुहिम का समर्थन किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का। न सियासत बदली, न सहारा बदला, न कश्ती बदली, न किनारा बदला। पटना से दिल्ली पहुंचे जीतन राम मांझी ने सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया। मुलाकात हवा के साथ की और तारीफ दिए की कर दी। हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का। मामला है गठबंधन का और विपक्ष एकता होगा, बैठ करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी में नेता का नाम तय होगा। वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। अगर नीतीश कुमार का भी नाम प्रधानमंत्री के रूप में आएगा तो निश्चित रूप में वो स्वीकार करेंगे। बुधवार को जैसे ही नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, पटना से दिल्ली तक सियासी तापमान आसमान छूने लगा। शाम ढलने के साथ ही नीतीश का कारवां केजरीवाल के आशियाने की तरफ कूच कर गया। विपक्षी एकजुटता की कवायद परवान चढ़ने लगी। केजरीवाल के दस्तरखान पर विपक्षी दोस्ती की नई दास्तान लिख दी गई। नीतीश अभी पटना लौटते, इससे पहले ही जीतन राम मांझी पटना छोड़ दिल्ली पहुंच गए। मांझी जैसे ही अमित शाह के साथ बैठे, सियासी गलियारों में मांझी के पाला बदलने की खबर तैरने लगी। अटकलें ये भी आई कि मुलाकात के बाद मांझी एनडीए में आने का ऐलान कर देंगे। लेकिन जैसे ही मांझी ने मुंह खोला, अटकलों के उलट बोला। शाह से मुलाकात के बाद भी मांझी का दिल नहीं डोला। एनडीए में लोग हैं और खुल करके उन लोगों ने कहा है कि हिंदुस्तान में छोटी पार्टियों को रहने का कोई औचित्य नहीं है और हम छोटी पार्टी में हैं। जब हमारे अस्तित्व के बारे में ही वो खतरा बतलाते हैं तो फिर उनके साथ जाने का क्या औचित्य है? जो हमारे साथ एक बार कहेंगे, 50 बार तो कहा कि हमने कसम खाई है कि उनके साथ रहेंगे। बुधवार को दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाले नीतीश कुमार ने अल सुबह सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा से गुफ्तगू की। सबने संविधान बचाने की दुहाई दी। 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने की मुनादी भी कर दी। आज अपने देश को, संविधान को और जनतंत्र को बचाना है और इसके लिए बीजेपी और इस सरकार को हराने की जरूरत है 2024 के चुनाव में। ये हमारी रुझान हर समय रही थी। बाकी पार्टियों से बातचीत भी हो रही है और ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ चुका है और वो आगे बढ़ेगा। मिस्टर नीतीश कुमार has come to the national capital, Delhi. He is taking some initiative. We appreciated him for his initiative, for his effort to interact with other secular democratic parties in order to build the unity of secular democratic parties. In the forthcoming general elections to Parliament 2024, there is a historic need and task. All the secular democratic parties must come together, fight unitedly in order to defeat BJP, to save the nation, to save the constitution. वाम दलों के नेताओं से मुलाकात के पहले नीतीश कुमार ने बुधवार की रात कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की
और विपक्षी एकता को लेकर चर्चा की। नीतीश के दिल्ली दौरे ने विपक्षी खेमे की हौसला अफजाई कर दी, लेकिन बीजेपी को यह मुहिम बिल्कुल नहीं सुहाई। केंद्रीय मंत्री से सांसद तक बीजेपी की पूरी टोली नीतीश के पुराने पन्ने पलटने लगी। सुशासन बाबू को पलटूराम के खिताब से नवाजने लगी। बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं की टोली आमने सामने आ गई। नीतीश कुमार जी, वो गाना नहीं है, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। 2024 का पद खाली नहीं है और इनकी राजनीतिक दुर्गति होना अभी बाकी है। हमारे यहाँ विमर्श के लिए लोग आए, विमर्श पे बात हुई और आपने कहा क्या अपोजिशन यूनिटी, हम तो हमेशा कह रहे हैं लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ में आना चाहिए और दिन ब दिन हमारा जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। मोदी जी का कुनबा घटता जा रहा है। दिन ब दिन लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी और अन्य लाइक माइंडेड पार्टीज में बढ़ता जा रहा है। मोदी जी के झूठ और असत्य से लोग परेशान हो चुके हैं। मोदी जी के जो झूठे आश्वासन से युवा दर्द बदर नौकरी के लिए घूम रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसी नाव पर सवार हो रहे हैं जिसमें छेद ही छेद है। एक कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अभी देखा आपने कि राजस्थान में क्या हुआ, जहां 5 वर्षों से उनकी सरकार है। सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, तो ये तो डूबता हुआ जहाज, इसको कोई बचा नहीं सकता है। तो नीतीश जी उसके खेवनार बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो डूबेंगे। नीतीश जी आप भी डूबेंगे। शुरुआत हुई है, अच्छी बात है। कम से कम मैंने नीतीश कुमार और तेजस्वी जी को ये एडवांटेज है कि उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जिनके साथ कांग्रेस पार्टी का अच्छा संबंध नहीं है। वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग कौन सा फार्मूला सुझा रहे हैं, उस फार्मूला पर कांग्रेस पार्टी जो है क्या किस ढंग से रिएक्ट करने वाली है, इन सब को अभी देखना जो है बाकी है। जिस घर का जो घर जल रहा हो उस घर का मुखिया दिल्ली में घूम रहा हो तो हाँ ये स्टोरी हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी से मिलने के लिए गए हैं तो वहाँ क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, आप सभी ने देखा है। जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हैं, उनको क्या मान सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सब दिख रहा है। जो नीतीश जी ने कहा बहुत सही कहा, केजरीवाल जी ने कहा बहुत सही कहा कि यह सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है और भ्रष्ट ही नहीं है बल्कि ढीठ है, जुबान नहीं खोल रही है, जवाब नहीं दे रही है। नीतीश कुमार शरद पवार से मिले बिना ही पटना लौट गए, लेकिन उनकी मुहिम का असर हुआ। शाम ढलते ही मराठा क्षत्रप राहुल गांधी से मुलाकात की खातिर खड़गे की आवाज पहुंच गई। विपक्षी एकता की तरफ एक और कदम बढ़ गए। बिहार में बीजेपी को सत्ता से हटाने के साथ ही नीतीश कुमार ने केंद्र की सत्ता से भी बीजेपी को हटाने का संकल्प ले लिया है। विपक्षी एकजुटता की खातिर नीतीश कुमार ने पिछले साल भी दिल्ली का दौरा किया था, लेकिन कांग्रेस की सबका स्वागत करता हूं। आज हमको सभी खुशी है कि शरद पवार साहब डायरेक्टली बॉम्बे से यहाँ पर अपने यानी यहाँ पर आकर हमको मार्गदर्शन किए। और कल जो हम राहुल साहब और नीतीश जी और तेजस्वी बातचीत की थी कि देश में यूनिटी हम रखेंगे अपोजिशन का, और सभी मिलके आज जो घटनाएं घट रही हैं देश में, उन देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के लिए और जो इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज हैं, ऐसे सारी चीज़ों को लेकर एक जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज़ हो रहा है, ये सभी चीज़ों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। अब तो कल आप देखे हैं कि 2 पार्टियां मिले थे, कांग्रेस भी थी, आज पवार साहब भी आए हैं और उनका भी कहना यही है कि सबसे मिल के हम बात करेंगे और एक होकर आगे चलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि हम मिलके
काम करे देश के लिए और देश के हित में। तो इसके लिए हम सबसे मिल रहे हैं और यही विचार पवार साहब का भी है कि सबसे मिलना चाहिए और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज भी है और दूसरे भी है देश के हित में काम करने वाले सबसे लेकर हम चलना चाहिए। यही डिस्कशन हुआ, दूसरा और कुछ नहीं। यही बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अब पवार साहब अपनी बात करो। कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो खड़गे साहब ने बताया वही थिंकिंग हम सब लोगों का है, मगर खाली थिंकिंग रखकर कोई फायदा नहीं। ये प्रोसेस शुरू करने की आवश्यकता है और कई राजनीतिक दल ऐसे हैं कि उनकी विचारधारा इस कार्यक्रम पर है, मगर मिलकर जाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास करने के लिए अंग्रेजी सदन के अपोजिशन के नेता है, इससे उन्होंने इस पर ध्यान दे दिया, इसका लाभ सबको हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है, इसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट अपोजिशन पार्टीज है, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जिनके साथ अभी तक बात हुई नहीं, मगर उनके यहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करके उनको इस प्रोसेस में आ सकते हैं तो लाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने से कुछ लोगों को जागरूक करके ये काम आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। बस यही आज की स्थिति है। अब आपके सामने राहुल साहब। नहीं, जो खारगे जी ने और पवार जी ने कहा है कि एक प्रोसेस चालू हुई है ऑपोजिशन को एक करने की, शुरुआत है। हम सब पार्टियां इस प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आ गया, ठीक, थैंक यू। बीजेपी के खिलाफ एक होकर लड़ेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी विपक्षी दलों से बात करेंगे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। खड़गे की थिंकिंग हमारी थिंकिंग, शरद पवार का कहना, मिलकर लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। अगली खबर का रुख करते हैं। मानहानि केस में मिली सजा पर रोक लगाने की याचिका पर राहुल गांधी को सूरत की सेशंस कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 20 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। उम्मीद है कि कोर्ट 20 अप्रैल को ही इस पर अपना फैसला सुना देगी। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सूरत की सेशंस कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। राहुल गांधी दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सूरत सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई निष्पक्ष नहीं हुई। राहुल गांधी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील RS चीमा ने जज से कहा ये निष्पक्ष सुनवाई नहीं थी, पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिक सबूत पर आधारित है, जिसमें मैंने चुनाव के दौरान एक भाषण दिया और 100 किलोमीटर दूर बैठे एक व्यक्ति ने समाचारों में इसे देखने के बाद शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में अधिकतम सजा दी जाने की आवश्यकता नहीं थी। मोदी तो 13 करोड़ लोग हैं, मोदी मैं ही हूं ऐसी फरियाद कोई कर नहीं सकता। सामान्य रूप से इस पर स्टे देना चाहिए। कोर्ट को उस भाषण की जांच करानी चाहिए और ये देखना होगा कि शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति है या नहीं। हालांकि पूर्णेश मोदी के वकील हर्षित तोलिया ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया। हर्षित तोलिया ने कहा
कि जब राहुल गांधी ने भाषण दिया उस समय वो दूसरे सबसे बड़े दल के अध्यक्ष थे। उनके भाषण ने भारत के लोगों को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया और उन्होंने अपने भाषण को सनसनीखेज बनाने की भी कोशिश की। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात की, लेकिन वो यही नहीं थमे। इसके बाद उन्होंने कहा कि सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों है, ढूंढो और भी मोदी मिलेंगे। मेरे मुवक्किल भाषण के हिस्से से आहत हुए और इसलिए उन्होंने शिकायत की। पूर्णेश मोदी के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था। आज कोर्ट में एक्यूज ने ये आर्ग्यूमेंट की है अपेलेंट की ओर से कि ये ऑर्डर जस्ट एंड प्रॉपर नहीं है। दिस इज फॉलिंग इन द, मतलब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आ रहा है। ये ऑर्डर इस प्रकार का है कि जिसमें ये एब्सोल्युटली गलत ऑर्डर है। जो कायदा है, जो लॉ में प्रोविजन है, वो इस हिसाब से है कि जो कन्विक्शन स्टे करने की बात आती है, सेंटेंस इज अ डिफरेंट थिंग। कन्विक्शन जो स्टे करने की बात आती है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही होता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में होता है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी की थी। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की याचिका पर सूरत कोर्ट ने बीते 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी माना था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। कानून के जानकारों की माने तो यदि कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है। भूपेंद्र सिंह, सूरत, न्यूज़ 24। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा अभी से सीएम पद को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में बीजेपी खेमे से सीएम पद के 7 दावेदारों का नाम गिनाकर बीजेपी की चुटकी ली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के 7 नेता सीएम बनने के लिए सूट सिलवा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट सिलवाए हुए हैं, कब मौका मिल जाए। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 नेता सीएम की रेस में। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक कर बीजेपी नेताओं का नाम लेकर जिस तरह उन्हें सीएम पद का दावेदार बताया, उसने प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। पहले दिग्विजय सिंह का वो पूरा बयान सुनिए, फिर आपको बीजेपी के उन नेताओं के बारे में भी बताएंगे। यहाँ के भाजपा के उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री की, शिवराज सिंह छोड़ने तैयार नहीं, भूपेंद्र सिंह तैयारी में है, हमारे भार्गव जी तैयारी में है, नरोत्तम मिश्रा तैयारी में है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर तैयारी में है, कैलाश विजयवर्गीय तैयारी में है, और बीडी शर्मा भी अब तैयारी में है। अब 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट सिलवाए हुए हैं, कब मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर-दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। दिग्विजय सिंह ने जहां बीजेपी नेताओं का जिक्र कर एक नया सियासी राग छेड़ दिया है, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ही सीएम पद के कैंडिडेट होंगे। अब जरा ये जान लीजिए कि दिग्विजय सिंह ने जिन बीजेपी नेताओं को सीएम पद की रेस में शामिल बताया, उनका कद क्या है। भूपेंद्र सिंह मौजूदा वक्त में शिवराज सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, 4 बार के विधायक हैं, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, संगठन में भी कई अहम पदों पर रह चुके हैं। गोपाल भार्गव शिवराज सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री, 8 बार से विधायक हैं। 2018 में जब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। नरोत्तम मिश्रा मौजूदा शिवराज सरकार में गृह मंत्री हैं, 6 बार से लगातार विधायक हैं। 2018 में बीजेपी की हार के बाद फिर से सत्ता वापसी के लिए सिंधिया समर्थकों के जोड़तोड़ में अहम भूमिका निभा चुके हैं। कई राज्यों में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार में कृषि मंत्री हैं, 3 बार के लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे, मध्य प्रदेश में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव के प्रभारी रहे, प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री भी रहे, इंदौर से 6 बार के विधायक रहे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी दिग्विजय सिंह ने रेस में बताया है। बीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं और एबीवीपी में कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं। इन सभी नेताओं ने भी एक-एक कर दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। उनने पूरी कांग्रेस उधेड़ के फेंक
हमारे सूटों की सिलाई पे ध्यान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी जैमर का काम कर रहे हैं। जो बचा खुचा नेटवर्क है ना, ये उसको ही ध्वस्त करके मारेंगे। पिछले 4-5 दिन से कमलनाथ जी कह रहे हैं। कमलनाथ जी को समझ जाना चाहिए कि उनके लिए ये खतरे की घंटी बजना प्रारंभ हो गई। मिस्टर बंटा ढार जो 2003 से पहले के मध्य प्रदेश को जिन्होंने दुरावस्था के दौर में लेकर के गए, आज मैं कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहां बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आप अपनी चिंता करिए। आपके कांग्रेस के अंदर, आपके दल में एक परिवार के अलावा आपको कोई मिलता नहीं है। पता नहीं सपने में देखा दिग्विजय सिंह ने, क्या देखा क्या नहीं देखा। वो तो सूट का कह रहे थे। अब मैंने तो कभी सूट वूट पहना नहीं। मुझे तो स्मरण नहीं कि कितने वर्षों से मैंने सूट पहना हो। लेकिन ये सब बातें जो है, अब दिग्विजय सिंह जी की जो आदत होती नहीं, चटकारे लेके बात करने की, शगुफेबाजी करने की, कुछ भी विषय जो है उसको उस पर डाल दिया, अपने व्हाट्सएप पे, अपने उस पर फेसबुक पे डाल दिया, ट्विटर पे डाल दिया। कुछ भी दिन भर में जब तक 10-5 मैसेज दिग्विजय सिंह के नहीं चले तो दिग्विजय सिंह के लिए चैन नहीं आएगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी लाइन में नहीं है और ना ही रहेंगे। मैं तो कभी किसी लाइन में रहा नहीं हूँ, ना आगे रहूँगा। और मेरा तो सिर्फ सीधा एक दृष्टिकोण है, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो काम दे उसको अच्छे से करो। हालांकि दिग्विजय सिंह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सीएम उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा गया था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपने जवाब में सिंधिया का नाम तक नहीं लिया। इधर सिंधिया ने भी साफ कर दिया कि वो सीएम बनने की मंशा नहीं रखते। मेरी धारणा केवल सेवा करने की है। आपकी सेवा, मध्य प्रदेश की सेवा, जो भी प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदारी दें, उस रूप में कार्य करने की मेरी मंशा है। ये परिवार सेवा भाव के आधार पर कार्य करता है, कुर्सी और पद के आधार पर नहीं। ना मेरे पूज्य पिताजी ने किया, ना मेरी आजी अम्मा ने किया, और ना मैंने अपने 20 साल जनसेवा की जिंदगी में किया। दरअसल इसी साल नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सीएम हैं। 2020 में कांग्रेस तोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम बने थे। अब की बार वो 5वीं बार रेस में है। बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के विकल्प को लेकर अटकलें कई बार तेज हुई, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। वैसे सियासी हवा तो यही कह रही है कि इस चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ और बीजेपी का चेहरा फिर से शिवराज ही होंगे। सेहरा किसके सिर पर बंधेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं दिग्विजय सिंह ने लंबे वक्त से सीएम बनने का सपना देख रहे बीजेपी नेताओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां महाविकास अघाड़ी में आने वाले दिनों में दरार देखने को मिल सकती है। सावरकर, अडानी और पीएम मोदी के डिग्री मामले में महाविकास अघाड़ी के तीनों पार्टीज के मुंह 3 अलग-अलग दिशा में है। चाचा भतीजा शरद पवार और अजीत पवार के पिछले बयानों से महाविकास अघाड़ी पर खतरे के बादल और गहराते जा रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे की पवार के घर सिल्वर ओक पर 1.25 घंटे तक मुलाकात चली। इस बैठक में सांसद सुप्रिया सुले और सांसद संजय राउत मौजूद थे। बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक बदलाव की स्थिति पर मंथन किया गया और सावरकर, अडानी और पीएम मोदी के डिग्री जैसे मुद्दों को किनारे कर महाविकास अघाड़ी में एकता बनाए रखने पर हामी भरी गई। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक का सिर्फ एजेंडा यही नहीं था। जल्द ही एमवीए की 2 पार्टियों में टूट देखने को मिल सकती है। कहा यह जा रहा है कि शरद पवार अपनी पार्टी में टूट ना हो, इसलिए हर संभव कोशिश में लगे हैं। आज महाविकास आघाडीमध्ये जे पक्ष आहेत त्या सगळ्यांनी एका विचाराने काम करावं अशा प्रकारची आमची चर्चा झाली आणि त्यानुसार काही कार्यक्रम आखले। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार के बयान और बर्ताव से एमवीए में संकट गहराता जा रहा है।
अजित पवार ने पहले बयान दिया कि पीएम मोदी की डिग्री का विषय अब उठाना जरूरी नहीं है। इसके बाद अजित पवार कुछ घंटों के लिए नॉट रीचेबल रहे। तब एनसीपी नेताओं की सांसें फूलने लगी। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक एमएससी घोटाले में एनसीपी ने अजित पवार और उनके परिवार को ईडी से बड़ी राहत मिली। ईडी ने एमएससी बैंक घोटाले मामले में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार और उनकी पत्नी सुनित्रा से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। ईडी की इस चार्जशीट में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता अजित पवार और उनकी पत्नी का नाम नहीं है। अनिल देशमुख, नवाब मलिक और हसन मुशर्रफ जैसे एनसीपी के कद्दावर नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जांच एजेंसी ईडी अजित पवार पर मेहरबान क्यों है। बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता एकनाथ खड़से के राजनीतिक करियर को ब्रेक लगाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के ट्वीट ने एमवीए के टूट को और हवा दे दी। दमानिया ने कहा, आज मंत्रालय में किसी काम के सिलसिले में गई थी। उधर एक व्यक्ति ने मुझे रोका और एक मजेदार बात बताई। उसके मुताबिक 15 विधायक डिस्क्वालीफाई होंगे और अजीत पवार भाजपा के साथ जाएंगे, वो भी जल्द। और कितनी दुर्दशा होगी महाराष्ट्र की राजनीति की। राज्य के विरोधी पक्ष नेता श्री अजीत दादा पवार के संदर्भ में अंजलि दमानिया जी का जो वक्तव्य है पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है और पूरी तरह से झूठा है। किसी राजनीतिक साजिश के तहत ये वक्तव्य किया जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। मुझे नहीं पता कि अंजलि दमानिया जी को किसने ये इस प्रकार का वक्तव्य देने के लिए कहा। शायद भाजपा ने भी कहा हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एमवीए बिखर जाएगा और एनसीपी में टूट होगी। कल ही एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से पूछा गया, क्या महाराष्ट्र में अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस फिर से साथ आ सकते हैं और सुबह का शपथ विधि फिर से देखा जा सकता है। इस पर शरद पवार ने कहा कि आज ये कहना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति कौन सी भूमिका लेगा, लेकिन अलग हटकर अगर कोई भूमिका लेता है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, ना कि महाविकास अघाड़ी की। साफ है, शरद पवार ने आज भी अजित पवार के प्रति अविश्वास जताया है। वैसे भी 2019 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में असंभव शब्द मानो खत्म सा हो चुका है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।